हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ये जो आज का सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हमने पिक किया है और उसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके और आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। डैश इकोनॉमी इज वन does not require any aid, support, interaction, trade और with the outside world। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड के किसी दूसरी इकोनॉमी के साथ ना तो किसी तरह का ट्रेड करती है, ना ही उनसे कोई सपोर्ट लेती है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। तो ऑप्शन डी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि अपनी सभी नीड्स को खुद से फुलफिल कर लेती है। आज आप देखोगे जितने भी हमारे देश हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हमारा USA हो या फिर डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो, वो हर देश के साथ कोई ना कोई ट्रेड करते हैं, यानी कि अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। पर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि अपने नीड्स को खुद ही यहाँ पर फुलफिल कर लेती है, उसे किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं होता है? देखो, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम कई तरीकों से अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो उसके बेस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग कंडीशन की बात करें तो उसके बेस पर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप की बात करें, मतलब अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो हम इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बेसिकली हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली काम करता है हमारे लोगों को, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है गवर्नमेंट ओनरशिप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है। फंडेड थ्रू टैक्स, ये भी हमारा फीचर होता है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो आप जो भी यहाँ पर टैक्स पे करते हो उसी से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वो उससे अपनी एसेट्स वगैरह परचेज करता है। डिलीवर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, तो ये भी फीचर होता है कि सोसाइटी के बेनिफिट को, मतलब कि सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, तो ये भी फीचर होता है। डिलीवर सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो ये हमारा फीचर नहीं होता, क्योंकि ये जो फीचर होता है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का फीचर होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कमाना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, द सिनो इंडियन वॉर, द इंडो पाक वॉर विच कोज द थर्ड 5 ईयर प्लान टू फेल एंड गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर। ठीक है, तो देखो 1962 से लेकर 65 तक आप देखोगे कि दो बड़े यहाँ पर युद्ध हुए। एक यहाँ पर चाइना के साथ युद्ध हुआ, एक यहाँ पर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया, जिसकी वजह से नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर लॉन्च किया ही नहीं गया, बल्कि 3 एनुअल प्लान यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लान हॉलिडे। तो इसको नोटिस कर लीजिए, प्लान हॉलिडे कब तक चला था? 1966 से लेकर 1969 तक।
तो जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ तो चौथा 5 ईयर प्लान ले आने की बजाय हमने क्या किया, हमने 3 एनुअल प्लान यहाँ पर जो है लेकर आए, क्योंकि उस समय देश की हालत ठीक नहीं थी। उसके बाद कई बार क्वेश्चन में ना रोलिंग प्लान के बारे में पूछ लिया जाता है। अब ये रोलिंग प्लान क्या होता है? तो ये जो रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी थी जैसे उसकी सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसको कैंसिल करके अपना नया नया सिक्स 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया। और जैसे ही 1980s में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो 5 ईयर प्लान था उसको खारिज कर दिया और अपना प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसके चलते यहाँ पर 5 ईयर प्लान आ ही नहीं पाया, और ये हमारा यहाँ पर 1978 से लेकर 80 तक हमारे रोलिंग प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद एक हमारा ना एनुअल प्लान भी होता है, कई बार एनुअल प्लान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो एनुअल प्लान है वो 1990 से लेकर 92 तक लेकर आया गया था। किसने लेकर आया गया था? आपको पता होगा कि 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। इतनी खराब हालत में हम 5 ईयर प्लान लॉन्च कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए हमने यहाँ पर एनुअल प्लान जो है वो लॉन्च किए थे। तो यहाँ पर तीनों के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसी से डाउट रहता है और आप गलत टिक कराते हो। प्लान हॉलीडे हुआ था वॉर की वजह से, रोलिंग प्लान हुआ था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, एनुअल प्लान हुआ था हमारी इकोनॉमिक हालत खराब होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनुअल प्लान? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एनुअल प्लान के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग ईयर 1991 एंड 1991-92, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इंडिया फेस अ क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग दिस टाइम, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस प्लान इज सिनो इंडियन वॉर एंड इंडो पाक वॉर, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसकी वजह से तो हमारे जो प्लान हॉलीडे थे वो आए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तीन स्टेटमेंट हमारी एनुअल प्लान के रिगार्डिंग करेक्ट है पर चौथी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोथ नरसिम्हा कमेटी, जो हमारी दो नरसिम्हा कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी उसके द्वारा कौन कौन से यहाँ पर रिफॉर्म जो है लेकर आए गए थे। पहले नरसिम्हा कमेटी है क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, आरबीआई ने नरसिम्हा कमेटी बिठाई थी और इसका काम था हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करना, स्टडी करना उसकी, और देखना कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी इश्यूज है, और उनको हम कैसे यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारी नरसिम्हा कमेटी उसने अपने आप काम किया, कई सारी यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड किए, उनमें से कई रिकमेंडेशन को हमारी गवर्नमेंट ने मान भी लिया। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर ले आए गए थे, यानी कि किन किन रिकमेंडेशन को मान लिया गया था? पहला देखो, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ये लेकर आए गए थे, बिल्कुल सही है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के अंदर हमारे जो बैंक्स हैं वो उसकी जितनी भी रिस्क वेटेड एसेट्स होती है उसके अनुपात में एक मिनिमम कैपिटल उसे मेंटेन करके रखनी पड़ती है। रिडक्शन सीएलआर एंड एसएलआर, तो जो रिडक्शन है सीआरआर एसएलआर के अंदर ये भी काफी यहाँ पर देखने को मिली थी। डीरेगुलेशन ऑफ लैंडिंग एट, ये भी करेक्ट है। जैसे ही यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर मान लिया। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक खुद से यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि उसे लोन देना है तो किस इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है। एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। न्यू प्राइवेट बैंक को लिबरलाइजेशन के बाद जो है एंट्री दे दी गई थी, और जिससे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे हमारे ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ये सारे रिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिले थे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच रूट कैन फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मेडिकल डिवाइसेस? अगर मान के चलो कोई फॉरेनर है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है और मेडिकल डिवाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके पास कौन सा रूट अवेलेबल है? तो पहले रूट क्या है पहले वो समझ लो। तो देखो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फॉरेनर हमारे देश में करते हैं और डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर कोई फॉरेनर हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट के अंदर ना उसे आरबीआई और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया तो वहां पे गवर्नमेंट रूल चलता है। ऑटोमेटिक रूट ऐसा रूट होता है जहां पर इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, उसे किसी भी तरह की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मेडिकल डिवाइसेस जो है वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर आता है, तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट के अंदर आते हैं, तो देखो, थर्मल पावर है, इंश्योरेंस है, पोस्ट एंड शिपिंग है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर एक्सचेंज है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, ये सारे ऑटोमेटिक रूट के अंदर आते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फॉर एफडीआई? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है? पहला,
ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, फूड प्रोडक्ट, रिटेल ट्रेडिंग, माइनिंग एंड मिनरल्स। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब बाकी के अगर हम यहाँ पे सेक्टर्स की बात करें, बाकी कौन कौन से हमारे यहाँ पर सेक्टर्स हैं, तो देखो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट एंड सर्विसेज, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, फूड प्रोडक्ट, रिटेल ट्रेडिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मल्टी ब्रांड, रिटेल ट्रेडिंग, माइनिंग, मिनरल्स, प्रिंट मीडिया और सैटेलाइट। अब इसके अलावा ना कुछ ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड होती है, जहां पर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सबसे पहले लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग बैटिंग हो गया, चिट फंड्स हो गया, निधि कंपनी हो गया, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग लिक्विड एसेट्स लाइक कैश। ठीक है, तो जब कोई यहाँ पर पर्सन अपने पास लिक्विड एसेट्स को रखने की प्रेफरेंस शो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखो हर पर्सन चाहता है कि उसके पास जो एसेट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहे, जैसे कि हर पर्सन चाहता है कि उसके पास थोड़ा कैश जो है वो अवेलेबल रहे। कभी भी वो सारा पैसा जो है रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देता, ना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में करता है, कुछ पैसा एक जितना भी हो वो अपने पास संभाल के रखता है, ताकि अगर उसको इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़े तो उस पैसे को यूज कर सके। ठीक है, तो ये जो लिक्विड एसेट्स को अपने पास होल्ड करने की प्रेफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट रिस्क, स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये होता है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्या होता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द पर्संस आर रिक्वायर्ड टू कीप ए पार्ट ऑफ देयर इनकम इन कैश इन ऑर्डर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डेली यूज, द डिमांड फॉर सच मोटिव इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ना, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी ना कुछ यहाँ पर डिमांड्स होती हैं, जैसे कि जो डे टू डे बेसिस पे हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी पड़ती है, जैसे आलू, सब्जी, मसाला, है ना, बाल कटवाने हैं, ये सारी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा कैश चाहिए होता है। दूसरा, कोई बंदा अगर मान लो बीमार पड़ जाता है, सिक पड़ जाता है, तो उसके लिए इमरजेंसी में फंड्स वगैरह यहाँ पे चाहिए, कुछ पैसा हमें जो है मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी के साथ रिलेटेड है। तीन इंपॉर्टेंट मोटिव होते हैं कैश को अपने पास होल्ड करके रखने के लिए, जिनमें से एक मोटिव होता है ट्रांजेक्शन मोटिव, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो डेली बेसिस पे हम गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं उसको परचेज करने के लिए जो कैश हम अपने पास होल्ड करके रखते हैं वो मोटिव क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है ट्रांजेक्शन मोटिव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रिकॉशनरी मोटिव क्या आता है, तो ये हम इमरजेंसी फंड इसको कह सकते हो, जैसे अगर कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय हमारे पास पैसे अवेलेबल हो, इसके लिए हम कुछ पैसा अपने पास कैश में रखते हैं और उसको हम प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर हम पैसा अपने पास रखते हैं ताकि समय आने पर, सही समय आने पर हम उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और पैसा जो है वो कमा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मोटिव। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर प्रिकॉशनरी मोटिव के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, द डिमांड फॉर मनी इज अराइजेस टू मीट अनफोर्सिंग इवेंट्स ऑफ लाइफ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो अचानक से आ जाते हैं, तो उनको मीट करने के लिए, ठीक है, इमरजेंसी फंड अपने पास रखते हैं और वो हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव कहलाता है। इट इज यूज टू मीट द इमरजेंसीज लाइक सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी करेक्ट है। डिमांड फॉर लिक्विडिटी, दिस मोटिव इज आल्सो डिटरमाइंड बाय नेचर, साइकोलॉजी, लेवल ऑफ इनकम इंडिविजुअल, बिल्कुल करेक्ट है कि नेचर कैसी है पर्सन की, साइकोलॉजी क्या है उसकी, वो ज्यादा डरता है ना, लेवल ऑफ इनकम क्या है, उस हिसाब से वो पैसा अपने पास रखता है। जेएम केन्स एम्फसाइज दिस मोटिव फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जेएम केन्स ने बोला है कि ये जो मोटिव होता है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। तीन स्टेटमेंट करेक्ट है पर चौथी गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेएम केन्स व्हिच मोटिव इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें से कौन सा मोटिव होता है जो कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी स्पेकुलेटिव मोटिव इज द करेक्ट आंसर। जेएम केन्स का मानना है कि जो स्पेकुलेटिव मोटिव है वही यहाँ पर डिटरमाइन करेगा कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना यहाँ पर जो है वो चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, इंटरेस्ट रेट कम है तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, तो दोनों मोटिव के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले ट्रांजैक्शन मोटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल व्हाइल प्रिकॉशनरी मोटिव इज नो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, देखो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस होते हैं। इनकम आपकी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कितना कैश होल्ड करके रखोगे, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कितना कैश होल्ड करके रखोगे। ट्रांजैक्शन मोटिव इन्वॉल्व्स होल्डिंग कैश फॉर इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल प्रिकॉशनरी मोटिव डज नॉट, तो ये गलत है
क्योंकि स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर हम कैश अपने पास होल्ड कर रखते हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सके। ट्रांजेक्शन मोटिव इज लेस देन इलास्टिक एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, तो ये भी गलत है। ट्रांजेक्शन मोटिव इज रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स व्हाइल प्रिकॉशनरी मोटिव इज फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, तो यहाँ पे थोड़ी ओके। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए हम कैश क्यों अपने पास होल्ड करके रखते हैं, ताकि जो हमने सोचा था, मतलब जैसे हमें पता है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज की हमें जरूरत है, कितने की आती है, तो उसके हिसाब से हमने पैसा रख लिया। तो एक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए हमने पैसा अपने पास रखा हुआ है, प्रिकॉशनरी मोटिव अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए रखा है। तो ये जो वो है वो इनके बीच में डिफरेंस को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी व्हाट इज डिपेक्टेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एंड द सप्लाई ऑफ मनी कर्व। ठीक है, तो अगर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करें, तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व होती है और जो सप्लाई ऑफ मनी कर्व होती है, जब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन में ऑप्टी लेवल ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम ऑफ इंटरेस्ट रेट, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। यहाँ पर हमारी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है और जो सप्लाई ऑफ मनी कर्व है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल रन होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ लिक्विड लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट? इसमें से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट रिसिप्ट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नई लायबिलिटी क्रिएट होती है? पहली रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंस रिसिप्ट, या फिर इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट होती है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही कोई एसेट यहाँ पर रिड्यूस होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए टैक्सेस, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं उससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही कोई उसकी पर्टिकुलर एसेट रिड्यूस होती है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिससे या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए या फिर उसकी जो एसेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाए। जैसे अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया है, ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट के पास 50 लाख रुपए आए, पर उससे उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसे ये पैसा वापस करना है। तो ये हमारी क्या हुई, कैपिटल रिसिप्ट हुई। गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, कंपनी के शेयर्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेच दिए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास है, तो देखो 50 लाख रुपए आए, पर इससे गवर्नमेंट की जो एसेट है वो डिक्रीज होगी, तो कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्वेश्चन पूछा था कौन से ऐसी गवर्नमेंट रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कैपिटल रिसिप्ट इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल रिसिप्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट? इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर एग्जांपल नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? तो एक्सपेंडिचर का मतलब पता है जो भी खर्च वगैरह है, ठीक है। जैसे रिसिप्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही एक्सपेंडिचर को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिंपली देखो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो हमारी गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है और ना ही कोई नई एसेट यहाँ पर क्रिएट होती है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने मान के चलो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया, तो देखो इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई पुरानी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है और ना ही कोई यहाँ पर जो एसेट है वो नई एसेट यहाँ पर जो है वो क्रिएट हुई है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे या तो लाइबिलिटी जो है गवर्नमेंट की डिक्रीज हो जाए या फिर एसेट इंक्रीज हो जाए। जैसे अगर मान के चलो 50 लाख रुपए का यहाँ पर बैंक गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसको उसने वापस कर दिया, तो ये एक एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट के लिए, पर इससे उसकी पुरानी लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाएगा। ठीक है, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बनाया, तो मान लो 5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, तो 5 करोड़ क्या है, खर्चा है, ठीक है, और उससे एक नई एसेट जो है क्रिएट हुई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब कौन कौन इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पहला सैलरीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेवेन्यू है। इंटरेस्ट पेमेंट नेशनल डेट, बिल्कुल ये भी रेवेन्यू है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ग्रांट ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, तो ये भी हमारी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ओपन मार्केट ऑपरेशन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? कौन सी ऐसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसकी सेल परचेज करता है, ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। किसको? मनी सप्लाई को।
ठीक है। अब कैसे यहाँ पर मनी सप्लाई को जो है इंक्रीज करना है, पहले देखो, सेलिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई, या फिर बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, या फिर सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड टू कमर्शियल बैंक्स, या फिर इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, जब एक आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करता है, तो जब वो बाय करता है तो पैसा आरबीआई के पास से किसके पास चला जाता है? पब्लिक के पास चला जाता है। जब पब्लिक के पास पैसा चला गया तो इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। मनी सप्लाई क्या हो जाती है? यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है आपको? और अगर मान के चलो सेल कर देती है, तो सेलिंग करने से क्या होता है? पब्लिक उसको बाय करती है, तो पब्लिक से पैसा किसके पास आता है? आरबीआई के पास आ जाता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज द सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो अफेक्ट द मनी सप्लाई। जो कैश रिजर्व रेशियो है वो मनी सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती है? पहला, द हायर सीआरआर लीड्स टू हायर मनी सप्लाई, लोअर सीआरआर लीड्स टू हायर मनी सप्लाई, इट हैज नो इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई, या द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द बैंक रेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा जो सीआरआर है वो लो है, तो जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई क्या होगी? हायर होगी। क्यों ऐसा होता है? तो सीआरएन के बारे में आपको पता है कि बैंक के जितने भी टोटल डिपॉजिट्स होते हैं डिमांड एंड टाइम, उसका एक सर्टेन परसेंटेज मुझे आरबीआई के पास जो है डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है, रिजर्व करके रखना पड़ता है। अगर फर्ज करो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, और जो सीआरआर है वो है 10%, तो 10 करोड़ रुपए उसे आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और 90 करोड़ रुपीज उसके पास बचे हुए हैं बाकी काम करने के लिए और लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो मान के चलो इसमें से 10 करोड़ और वो रिजर्व कर ले, तो 80 करोड़ रुपए वो लोन जो है वो दे सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 20%, अगर ये इंक्रीज हो गया तो देखो, सबसे पहले 20 करोड़ रुपए आरबीआई के पास, यहाँ पर बचे 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ रुपए से मान लो 20 करोड़ रुपए और काम के लिए उसने रख लिया, तो अब उसके पास कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ रुपए। तो आप देखोगे कि जो सीआर जब वो ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है? मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। और जब सीआरआर कम होता है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे हो सकता है कि 5% हो तो वहां पे सिर्फ 5 करोड़ रखना हो, 95 करोड़ उसके पास बचा रहे, 5% और रख ले तो 90 करोड़ रुपए उसके पास पड़े रहते हैं कि वो यहाँ पर लोन जो है वो दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रेडिट राशनिंग बाय द आरबीआई। तो अगर हम बात करें क्रेडिट राशनिंग की, तो क्या पर्पस होता है उसका? मेन, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू बैंक ऑन लैंडिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि बैंकों को लैंडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये पर्पस होता है। या फिर टू सेट द इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन है उनके इंटरेस्ट रेट को सेट करना। टू कंट्रोल द ओवरऑल अमाउंट क्रेडिट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर जितना भी यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल होता है उसको कंट्रोल करना, इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। क्रेडिट राशनिंग के अंदर जो बैंक है ना, जो हमारा बैंक है, आरबीआई क्या करता है, हर एक बैंक की जो लैंडिंग लिमिट होती है उसको फिक्स कर देता है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना लैंड जो है वो पैसा कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एंटिटी को कितना कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितना कर सकते हैं। ये सारी चीजें पे वो एक लिमिट जो है वो फिक्स कर देता है, और बैंकों को इस लिमिट के अंदर ही काम जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली बट सोल्ड टू अदर कंट्रीज, यानी कि हमारे जीडीपी का वो हिस्सा जो कि प्रोड्यूस तो इंडिया के अंदर किया गया है पर उसकी जो सेल है वो इंडिया के बाहर की जा रही है। पहला, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? कि हम देश से बाहर गुड्स और सर्विसेज को सेल करें। नेक्स्ट क्या, वन व्हाट डज ग्रोस वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट इन द प्रोडक्शन अप्रोच। जब आप यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होते हैं, जिसमें से एक अप्रोच होती है प्रोडक्शन अप्रोच। तो प्रोडक्शन अप्रोच के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, हर प्रोडक्शन के हर लेवल के ऊपर जो भी वैल्यू यहाँ पर ऐड की जाती है प्रोडक्ट के अंदर उसे आप कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे अगर मान के चलो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो एक प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसका प्राइस है 50 रुपए। इसकी यहाँ पे प्रोडक्शन की गई, इसके अंदर 20 रुपीज ऐड किए गए, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 70। उसके बाद फिर से इसकी प्रोडक्शन की गई, थोड़ी पैकिंग वैकिंग अच्छे से की गई और 10 रुपए और वैल्यू ऐड कर दी, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 80 रुपीज। तो हर स्टेज के ऊपर जो वैल्यू ऐड की जा रही है
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर, उसे हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हम टोटल जीडीपी को कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहले 50 कैलकुलेट करेंगे, फिर 20, फिर यहाँ पर 10, और टोटल जीडीपी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जाए तो वो हमारी 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू एडेड बेसिकली है क्या? तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब इस ऑप्शन में देखते हैं, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो ये नहीं है। द वैल्यू ऑफ एडेड बाय ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड को, क्योंकि हर सेक्टर, जो इकोनॉमी का हर सेक्टर है वहां पे जो भी वैल्यू ऐड की गई है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और उसी चीज को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, नहीं। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आर पेड, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर अप्रोच। अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करें तो इसमें से कौन सा हमारा जीडीपी का कंपोनेंट नहीं होता है? तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर अप्रोच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे देश के अंदर लोगों ने जो भी एक्सपेंडिचर किया होता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे बिजनेसमैन ने, जनरल पब्लिक ने, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और उससे हम जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर बिजनेसमैन ने 10 करोड़ खर्च किया, हमारे जो गवर्नमेंट है उसने 100 करोड़ खर्च किया, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनने यहाँ पर 100 करोड़ खर्च किया, ठीक है, और बिजनेसमैन ने भी 100 करोड़ खर्च किया, तो ये 300 करोड़ रुपए हो गए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर जीडीपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीडीपी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है कि आपने खर्च कहाँ पे कितनी कितनी यहाँ पर की। जीडीपी कंपटीशन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो, प्राइवेट कंजम्पशन क्या है? जो जनरल पब्लिक यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, जैसे हम और आप लोग। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो वो अपनी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको पता ही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हमें एक दूसरे से डिडक्ट करना होता है ताकि हमें हमारे पास जो नेट वैल्यू है वो निकल कर आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन सी था, इनकम टैक्स पेड बाय बिजनेस। ये हमारा जीडीपी का कंपोनेंट नहीं होता, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे किया था। सबसे पहले देखो, प्राइवेट कंजम्पशन है 10 करोड़, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 50 करोड़, एक्सपोर्ट है 30 करोड़ एंड इंपोर्ट है 20 करोड़। वैल्यूज अगर पुट करोगे तो प्राइवेट कंजम्पशन कितना है? 10 करोड़ रुपीज, और हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना? 20, 50 एंड 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 90 करोड़। ये जो 90 करोड़ है वो है मार्केट वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर है? मार्केट वैल्यू के ऊपर। अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर गिवन है 10 करोड़ की, सब्सिडीज गिवन है यहाँ पर 5 करोड़ की। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस कर देना है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस कर देना है सब्सिडीज को। तो 90 में से हमें 10 को माइनस करना है, 5 को प्लस करना है, तो 85 करोड़ रुपीज हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इनकम अप्रोच टू जीडीपी मेजरमेंट एम टू कैप्चर। जो हमारा इनकम अप्रोच होता है जीडीपी मेजरमेंट का, वो क्या चीज कैप्चर करता है? ऑप्शन है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी एट मार्केट प्राइसेस, यानी कि मार्केट प्राइसेस के ऊपर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उसकी जो वैल्यू है उसे हम कहेंगे। या फिर द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड बिजनेस एंड अदर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी नहीं है, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एक प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जो भी पैसा अर्न किया है, जो भी इनकम अर्न किया है, उसका जब टोटल निकाल लेते हैं तो हमारा जीडीपी निकल कर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जीडीपी इज इक्वल टू क्या है? वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एक यहाँ पर आप मिक्स मिक्स इनकम भी कैलकुलेट कर लो। अगर कोई इनकम इसमें नहीं आती है तो हम मिक्स इनकम में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में टोटल वेजेस गिवन है 50 करोड़ की, रेंट गिवन है 40 करोड़ की, इंटरेस्ट गिवन है 20 करोड़ का, प्रॉफिट गिवन है 50 करोड़ रुपए का। तो इसको हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखो, 15 करोड़ प्लस 40 करोड़ प्लस 20 करोड़ प्लस 50 करोड़, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 125 करोड़। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 125 करोड़। इंटरेस्ट इज 20 करोड़, हाँ, प्रॉफिट इज ओके, तो ये हमारा 125 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब आप इनकम मेथड का यूज करते हो तो जो आपका जीडीपी आता है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है। आप इसको मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो इसके लिए फॉर्मूला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो 125 करोड़ में 10 करोड़ कर दो ऐड, माइनस कर दो 5 करोड़, तो ये हमारा 130 करोड़ जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप
डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करके जो है कैलकुलेशन कर सकते हो जीडीपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19 बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजैक्ट इंक्लूड। अगर हम सेक्शन 19 की बात करें तो आरबीआई कौन कौन से बिजनेस यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता। पहला, परचेज द शेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी, बिल्कुल ये काम आरबीआई नहीं कर सकता। मेक लोन एडवांस टू जनरल पब्लिक, तो ये भी काम नहीं कर सकते क्योंकि जनरल पब्लिक के साथ आरबीआई डील नहीं करता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स अदरवाइज देन ऑन डिमांड, तो ऐसे बिल्स पेबल जो कि डिमांड पे पेबल नहीं है उसको ड्रॉ भी कर सकता है आरबीआई और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अलाउ इंटरेस्ट इन डिपॉजिट और करंट अकाउंट, तो जो भी डिपॉजिट्स यहाँ पर बैंक ने आरबीआई के पास करवाए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, तो ये भी काम जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ दिस सेक्शन डील्स विद हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग अ कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट or a component of insurance or any other instrument falls within the jurisdiction of RBI और SEBI, IRD और PFRD। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो यहाँ पर। देखो कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फीचर पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक होता है हमारा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक होता है हमारा कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक तो डिबेंचर का गुण है, यानी कि ये फिक्स इनकम मार्केट है उसका यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, इसमें इक्विटी शेयर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट में भी ये ट्रेड किया जाता है। तो ऐसे जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो रेगुलेशन होती है ना वो मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशन है वो करना चाहती है। जैसे एक और एग्जांपल दूं तो हमारा होता है यूएलआईपी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला तो कि यहाँ पर आपको लाइफ कवरेज तो मिलती है, यानी कि इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो आप प्रीमियम पे करते हो उसका एक हिस्सा आता है लाइफ कवरेज के लिए, एक हिस्सा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर देखो, इसके अंदर इंश्योरेंस का भी फीचर है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का भी है। तो कैपिटल मार्केट भी इंक्लूड है और हमारा इंश्योरेंस मार्केट भी इंक्लूड है। तो ऐसा जब होता है तो एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी जो है इसको रेगुलेट करना चाहती है। जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया और आईआरडी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल मार्केट है उसको तो सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस मार्केट है उसको आईआरडीए रेगुलेट करता है। कई बार होता है ना कि इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते, तो उस केस में जो सेक्शन हमारा डील करता है वो है हमारा सेक्शन 45 बाई। सेक्शन 45 बाई यहाँ डील करता है और वो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर कमेटी बनाई जाएगी और प्रॉपर सलाह मशवरा के साथ यहाँ पर फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट एनी कंपनी which is engaged in the manufacture of goods or carries on any trade or which accept deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business shall not be deemed to transact the business of bank। ऐसा हमारा कौन सा सेक्शन है बीआर एक्ट का जो कि यहाँ पर बताता है कि कोई भी कंपनी जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है और वो यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि वो अपने बिजनेस को फाइनेंस कर पाए, जो डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए उसको फाइनेंस कर पाए। तो तो ऐसी जो कंपनी उसको हम बिजनेस और बैंकिंग नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन बी जो हमारा सेक्शन 5C है वो हमें इसके बारे में जो है वो बताता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल से आपको बात समझाना चाहूँ तो अगर मान के चलो एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसको अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पैसा चाहिए, वो यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करती है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर जनरल पब्लिक से पैसा जो है डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया ताकि उससे वो कार बना के मार्केट में सेल करे और जो भी पैसा हो उससे यहाँ पर वापस कर दे पैसा। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वो हमारी बैंक नहीं कहलाएगी क्योंकि बैंक की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 5B में अच्छे तरीके से दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट विच ऑफ दिस बिजनेस कैन डू बैंक इन एडिशन टू देयर रेगुलर बिजनेस। देखो बैंकों का रेगुलर बिजनेस क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उससे जो भी पैसा है लोन एडवांस देना, इन्वेस्टमेंट करना। पर ये जो रेगुलर बिजनेस है ना इसके अलावा भी बैंक कई सारे फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है जिसकी परमिशन सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट में गिवन है। कौन कौन से हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ये काम कर सकती है बैंक। एक्टिंग एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी, तो एक गवर्नमेंट जो है उसकी एजेंट के तरीके से काम करना है। लोकल अथॉरिटी जो है
या फिर अदर पर्सन, उन सभी के लिए एजेंट के तरीके से काम करना तो बिल्कुल करेक्ट है। ग्रांटिंग एंड इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स एंड करेंसी नोट्स, तो ये भी करेक्ट है। इट शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बार्टरिंग ऑफ गुड्स, तो ये गलत है, ये हमारा सही नहीं है, ये जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है हमारा बैंक। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द बियर एक्ट विच ऑफ दीज फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड फॉर बैंक्स, अगर हम सेक्शन 8 की बात करें बियर एक्ट की, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि बैंक परफॉर्म नहीं कर सकता? पहला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग और सेलिंग बार्टरिंग ऑफ गुड्स फॉर अदर्स, मतलब कि वो दूसरों के लिए भी गुड्स की सेलिंग में बार्टरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट। बाइंग सेलिंग डीलिंग इन बुलियन स्पाइसी, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो बैंक परफॉर्म कर सकता है। रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स एंड वैल्यूएबल ऑन डिपॉजिट सेफ कस्टडी, तो ये भी फंक्शन बैंक परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसको बैंक यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट, अगर हम नॉन बैंकिंग एसेट्स की बात करें तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहले नॉन बैंकिंग एसेट्स होती क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे मांगता है सिक्योरिटी। तो मान के चलो एक पर्सन है, वो बैंक के पास गया है लोन लेने के लिए, बैंक ने मांगा सिक्योरिटी, इसने अपना घर जो है वो गिरवी रख दिया, अपना जो होम था वो गिरवी रख दिया। अब ये सिक्योरिटी बैंक क्यों लेता है? ताकि अगर ये डिफॉल्ट कर दे तो उसकी सिक्योरिटी को सेल करके वो अपना पैसा रिकवर कर सके, ठीक है। मान के चलो एक पर्सन ने कर दिया यहाँ पर डिफॉल्ट, बी पर्सन, बैंक ने क्या किया, उसकी घर को अपने पोजेशन में ले लिया ताकि उसको सेल करके पैसा वापस ले सके। तो ये जो एसेट है ना वो बैंक की खुद की एसेट नहीं है, पर बैंक का इसके ऊपर पूरा हक है इसको सेल करने का, पैसा रिकवर करने का। तो ये जो एसेट है वो हमारी नॉन बैंकिंग एसेट कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी नॉन बैंकिंग एसेट जो है वो कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, नॉन बैंकिंग कंपनी शल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 ईयर। देखो, कोई भी बैंकिंग कंपनी है ना, वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। इट कैन होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज। अगर कोई बैंक अपने खुद के यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको वो 7 साल से ज्यादा के लिए रख सकती है। पर नॉन बैंकिंग एसेट अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको 7 साल से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। हालांकि आरबीआई में एक्सटेंड दिस पीरियड बाय 5 इयर्स, जो आरबीआई है वो उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है 5 इयर्स तक। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 of BR Act, the authorized capital, subscribed capital and paid up capital of bank must be in ratio। अगर हम सेक्शन 12 की बात करें BR Act की, तो जो बैंक की ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो किस रेशियो में होनी चाहिए? पहला 3:2:1, 4:2:1, 5:2:1 या फिर 6:2:1। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो ऑथराइज कैपिटल है वो यहाँ पर हमारा 4:1। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल 4 है, ठीक है, तो कम से कम आपकी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 2 होनी चाहिए, और कम से कम आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 1 होनी चाहिए। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 रुपए है, तो उसका दुगना आपका सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए 2, और उसका दुगना हमारा होना चाहिए ऑथराइज कैपिटल 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप और इसी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो। अब जिनको इनके बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि एक बैंक यहाँ पर शेयर्स इशू करके रेज कर सकती है। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो यहाँ पर बैंक ने इशू कर दी है मार्केट में और लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसकी पेमेंट यहाँ पर पब्लिक ने कर दी है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स उन्होंने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ बीआर एक्ट, नो बैंक शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स अंटिल इट इज कैपिटलाइज्ड expenses have been completely written off, these capitalized expenses include। सिंपल भाषा में समझाओ तो हमारा जो सेक्शन 15 है ना बीआर एक्ट का, वो कहता है कि कोई भी बैंक अपने शेयर होल्डर को तब तक डिविडेंड पे नहीं कर सकती जब तक वो अपने सारे के सारे जो कैपिटलाइज एक्सपेंसेस हैं उनको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं कर लेती है। यानी कि मतलब कि जितना भी पैसा था उसको कंप्लीट नहीं कर लेती। मतलब जैसे अगर मान के चलो कैपिटलाइज एक्सपेंस 5 लाख रुपए, तो जब तक वो उसको पूरा नहीं कर देती, पे नहीं कर देती, तब तक वो पे नहीं कर सकती है। अब ये कैपिटलाइज एक्सपेंस कौन कौन से हैं? पहला देखो क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर सेलिंग कमीशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट। तो ये सारे के सारे हैं, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जब हम किसी बैंक को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, है ना, तो वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे करके सेटअप करते रहते हैं। शेयर सेलिंग कमीशन, जब आप अपने शेयर्स को इश्यू कर रहे थे तो शेयर को बिकवाने के लिए आपने जो कमीशन पे किया था। इनटेंजिबल एसेट आपको पता ही है, ऐसी एसेट जिनकी कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे गुडविल वगैरह हो गई, तो उनपे जो आपने एक्सपेंडिचर किया है वो भी हमारा कैपिटलाइज एक्सपेंस कहलाता है। तो पहले इसको रिटर्न ऑफ कर लो, है ना, इसको पे कर दो, उसके बाद अगर पैसा बचे तो डिविडेंड पे कर दो। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज इज अ डायरेक्ट फाइनेंस ऑफर्ड बाय सिडबी। जो हमारी सिडबी है वो एक तरह की यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो हमारी सिडबी है, हमारी जो सिडबी है वो बेसिकली हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो काम करता है। किसको प्रमोट करने के लिए काम करता है, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है। ठीक है, इसका फुल नेम अगर हम बात करें तो वो क्या, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कौन कौन सी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करता है, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस तो बिल्कुल ही प्रोवाइड करता है। हमारे जो एमएसएमई सेक्टर होता है उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करता है, टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट, तो ये जो फाइनेंस है वो सिडबी प्रोवाइड नहीं करता है, इसके लिए एक्सिम बैंक है। फाइनेंस अगेंस्ट रिसीवेबल, तो ये भी करेक्ट है, जो बिजनेस के पास रिसीवेबल्स पड़े हैं उसके अगेंस्ट फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन फाइनेंस, और जो फाइनेंस अगेंस्ट रिसीवेबल्स है ये डायरेक्ट फाइनेंस है जो कि सिडबी ऑफर करता है एमएसएमई सेक्टर को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनिशिएटिव ऑफ सिडबी। इसमें से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सिडबी का इनिशिएटिव नहीं है। पहला, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हमारा इनिशिएटिव नहीं है सिडबी का। बाकी ये सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस, ये दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि सिडबी ने लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द कैपिटल ऑफ आरएनबी इज मेड थ्रू। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक जो है उसकी कैपिटल में जब वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो किसके थ्रू करती है, आरबीआई, एसबीआई, सेबी या नबार्ड। तो नबार्ड इज अ करेक्ट आंसर। नबार्ड का जो काम है वो है हमारे एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को डेवलप करना, और रीजनल रूरल बैंक जो है वो बेसिकली हमारे जो रूरल एरिया है वहीं पे ऑपरेट करते हैं। तो इनकी कैपिटल को जब भी गवर्नमेंट जब भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रीजनल रूरल बैंक में तो नबार्ड के थ्रू ही यहाँ पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायर क्रेडिट दैट एक्सिम बैंक प्रोवाइड्स कैन ओनली यूज्ड फॉर द। ठीक है, तो देखो जो एक्सिम बैंक है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको सपोर्ट करने का जो है वो काम करता है, एक्सपोर्ट को डेवलप करने का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है। अब देखो इंडियन एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए एक्सिम बैंक बायर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो इंपोर्टर है जो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है किसी चीज को उसे एक ना कह सकते हो कि क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि वो उधार पे सामान जो है वो खरीद सकता है, यानी कि सामान अभी खरीद लेगा पर पेमेंट कुछ टाइम के बाद जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब ये जो बायर क्रेडिट है वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स और सर्विसेज के लिए ही अवेलेबल होता है। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स और सर्विसेज तो इसके लिए अवेलेबल नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स और सर्विसेज तो इसके लिए भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारा जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें से एक इंपॉर्टेंट हमारी जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारी सिडबी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया वो एमएसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एक हमारा यहाँ पर नाबार्ड है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया जो रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एक हमारा एक्सिम बैंक है जो एक्सपोर्ट के लिए काम करती है, और एक हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है एनएचबी जो कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो हाउसिंग सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो है वो काम करती है। ठीक है, एक हमारा एनबीएफआईडी भी है जो कि हमारे देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर जो है वो कर सको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे कि हमने बीआर एक्ट देखा, हमने यहाँ पर आरबीआई एक्ट के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देखे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन देखे, हमने यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम थोड़ी इकोनॉमिक प्लानिंग की यहाँ पर बात करें तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी जो शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर, इंडिया के ये थोड़ी जर्नल सी बातें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है,
जो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई थी वो 1951 से हुई थी। इसके लिए इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन जो है वो बनाई थी, जिनके जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, इसने 5 ईयर प्लान के फॉर्म में, 5 ईयर प्लान के फॉर्म में जो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो 5 ईयर प्लान थे उसका जो फोकस था वो बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर था। तो जैसे ही 5 ईयर प्लान में कुछ यहाँ पर हमें सफलता मिली तो उसके बाद अपने नेक्स्ट इंडस्ट्री सेक्टर पे भी यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, और अब आपको पता ही है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो नहीं रही है, उसकी जगह पे नीति आयोग आ चुकी है, जिसके क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किए थे। तो नीति आयोग भी यहाँ पर काफी आज के टाइम में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो नीति आयोग प्ले करता है। तो अगर अभी कभी क्वेश्चन आए कि इस टाइम इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, तो कौन करता है उसका आंसर होगा गवर्नमेंट, पर कौन हेल्प करता है वो उसका आंसर होगा हमारा नीति आयोग। क्योंकि जो नीति आयोग है ना वो खुद इकोनॉमिक प्लानिंग करता, बल्कि वो गवर्नमेंट को सजेशन रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता देगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस। और ये जो क्वेश्चन वीडियोस होते हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपका सारा का सारा जो सिलेबस है कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो कवर हो जाता है। तो अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। अब ये जो कोर्सेज है वो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको मतलब कईयों को होता है ना कि हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, तो ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको मिल जाएंगी वीडियोस। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं, जिससे आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग आ जाती है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप इसको जो है आप इसको सॉल्व करते हो। तो ये काफी हेल्प करते हैं आपके रिवीजन के अंदर, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो हमारे कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IITF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए। बस वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो GEGKT जो है वो फिल करना पड़ेगा। और अगर आप भी हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्स पे, जिसके लिए आपको सिर्फ यूज करना है आशीष कूपन कोड। तो इस कूपन कोड को याद कर लीजिए और फटाफट से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कूपन कोड अप्लाई करके हमारे कोर्स को बाय कर लीजिए, ताकि आपको 82% का ऑफ यहाँ पर मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम इसमें क्लासेस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल में RBWM की हमारी मेगा क्लास कंडक्ट की गई थी, 1.5 आवर की, तो उसमें भी हमने RBWM के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। तो उसका जो लिंक है वो हमने इस इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो नई लेटेस्ट वीडियो के जो लिंक है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, ताकि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।